पहले एक बार डिस्कस कर लीजिए क्या क्या हम लोग का बात हुआ था फर्स्ट और सेकंड क्लास में। चिराग रिवाइज करिए मेरे साथ। सप्लाई का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस की द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड की अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफर्ड टू बी सोल्ड। तो जितना हम बेचना चाहते हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज सप्लाई। अच्छा, एक ना बेचारी सलोनी है क्या क्लास में? हाँ, वो हमसे बहुत नाराज़ है। क्यों? क्योंकि उनको हम सेकंड क्लास अभी तक नहीं भेज पाए। हम अब सच बता रहे हैं, ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। सेकंड क्लास ना हम अपलोड करने जा रहे हैं, यूट्यूब में अपलोड नहीं हो रहा है, तो मेरा गलती नहीं है, हम सच बता रहे हैं। हम आपको लास्ट ईयर का सेकंड क्लास भेज देंगे। आज का क्लास के लिए आपको सेकंड क्लास वही हम कुछ तो जुगाड़ बैठाएंगे आपको। हम लास्ट ईयर का सेकंड क्लास भेज देंगे, सिमिलर ही होगा। बट मोस्ट प्रॉब्ली बाय टुडे आई विल अपडेट, एंड टुडेज क्लास यू डोंट नीड फर्स्ट एंड सेकेंड। आज आगे बढ़ना है तो एक डिफरेंस हमको बताएंगे भव्या आप। सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस है? डे 1 में आप आए थे तो सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफर्ड टू सोल्ड एंड स्टॉक रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल टू सेल। जो टोटल स्टॉक है, जिसको हम लोग इंटेंडेड या पोटेंशियल सप्लाई भी बोलते हैं, कि इतना से सप्लाई कर सकते हैं, और जो एक्चुअली सप्लाई कर रहे हैं, जो ऑफर टू सेल कर रहे हैं, वो सप्लाई है, ऑब्वियस बात है। फिर हम लोग बात किए थे एक सवाल पे, विच इज द फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई, जो फर्स्ट क्लास के एंड में स्टार्ट हुआ था और सेकेंड क्लास पूरा उसी पे निकला था। शायद 11 पॉइंट हम लोग बात किए होंगे टोटल में, प्राइस के साथ 1 और अदर फैक्टर्स में 10। वो है आपका डे 2 का क्लास जो सलोनी मांग रही है। भैया पहला क्या था? प्राइस। कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस राइज, क्वांटिटी सप्लाई विल राइज, प्राइस फॉल, क्वांटिटी सप्लाई विल फॉल। अदर फैक्टर्स में गोल्स ऑफ द फर्म है, इनपुट प्राइस है, टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, अग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, नेचुरल फैक्टर्स है, नंबर ऑफ सेलर्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपकी सप्लाई को इंपैक्ट करते हैं। अब जब आप देखेंगे, when we move forward, our first discussion is exceptions to the law of supply. Exceptions to the law of supply के लिए पहले law of supply याद कर लेते हैं। प्राइस राइज, क्वांटिटी सप्लाई राइज, प्राइस फॉल, क्वांटिटी सप्लाई फॉल। एंड अगर आपको याद हो, हम लोग का एक डिस्कशन हुआ था, मैंने आपको बोला था यार जब भी पढ़ो ना, ट्राई करना एमआरपी प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करना, ट्राई करना। वैसे करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो गुड्स बेटर होंगे यहाँ पर सोचने के लिए जिनकी प्राइसेस डे टू डे बेसिस पे फ्लक्चुएट करती हैं। सोना, चांदी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, आयरन, कमोडिटी मार्केट्स, फॉरेन एक्सचेंज, एवरी डे, डे टू डे, मिनट टू मिनट ये चेंज होती हैं। तो आप सोचिए सर, आप एक वेजिटेबल वेंडर है, आपके पास आलू, टमाटर, भिंडी, प्याज, बैंगन, टिंडा सब है, और अचानक से आप देखते हैं कोई कारणों की वजह से आलू ना बहुत प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो आउट ऑफ दैट स्टॉक, थिंक अबाउट इट, वुड यू नॉट कंसिडर पुटिंग ऑल द आलू एंड नॉट वांटिंग टू सेल टिंडा एंड एवरीथिंग बिकॉज दिस इज मोर प्रॉफिटेबल नाउ? मतलब आई रिमेंबर इफ यू, मतलब देयर वर मीम्स ऑन दिस, जब प्याज का दाम 1 kg 70 रुपये 80 रुपये पे चला गया था, लोग मजाक करते थे कि अच्छा नाउ पीपल विल प्रपोज टू नो देयर गर्लफ्रेंड्स बाय गिविंग एन अनियन, वो अनियन रिंग दे देगा जैसे, जो मतलब इतना महंगा हो गया था। एंड आई रिमेंबर न्यूज़ में वो आया था रिपोर्ट कि एक आदमी लगभग 1 लाख 2 लाख रुपए का प्याज खरीद के 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया। इट वॉज इंक्रीजिंग, मतलब एक्सपोनेंशियली। उस टाइम पे शॉर्टेज हो गया था तो अवेलेबल नहीं था, तो वो खरीदा एंड प्राइस राइज किया और सप्लाई छोड़ दिया। सो दैट इज वाई व्हेन प्राइसेस राइज, क्वांटिटी सप्लाइड वुड राइज। ट्रू फॉल्स? It might be that nobody comes and buys प्याज. As producers, we can't control demand. है ना? सोचिए अगर भव्या मैं तो एमआरपी मना किया हूं, पर फंडामेंटली अगर मैं बोलूं कि मैं अपनी इको की फीस बढ़ा दूं और अकाउंट्स की फीस कम रखूं, तो मैं ज़्यादा पढ़ाना, मेरे ज़्यादा बैचेस कौन से होंगे? फिर से बोल रहा हूं, इको का प्राइस बढ़ा देता हूं और अकाउंट्स का प्राइस सेम रहता है, मैं ज़्यादा कौन से बैच पढ़ाना चाहूँगा? इको भाई, ज़्यादा पैसा तो इकोनॉमिक्स में मेरे लिए। पर इस साल ना और लास्ट टू लास्ट ईयर से मैं देख रहा हूं अकाउंट्स वाले बच्चे ज़्यादा हैं। अब मैं नहीं कंट्रोल कर सकता कि मेरे से कौन सा बच्चा क्या पढ़ने वाला है, लेकिन मैं ये तो कंट्रोल कर सकता हूं कि मैं कौन से बैच ज़्यादा चाहता हूं।
मैं सप्लाई कंट्रोल कर सकता हूँ, कितनी चेयर बैठेंगी इधर लगेंगी वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। देखिए आज खाली बैच आप देख रहे होंगे, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स हैव नॉट कम टुडे। आज शायद मेरी मम्मी की क्लास अटेंड कर रहे हैं वो। सो वो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, व्हाट आई ऑफर टू सेल, एंड व्हेन आई सी अ मोर प्रॉफिटेबल वेंचर हियर आई एम गोइंग टू ट्राई टू सेल मोर। व्हेन आई सी अ रिलेटिवली लेसर आई विल ट्राई टू सेल लेस। ये ना मैं लास्ट बैच में भी डिस्कस किया था, इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, बट आपके बैच में मेरे को लगता है कि आप लोग ना थोड़ा बेटर समझते हैं ये सारी चीज़ें। देवरूप सर, एक स्टडी पढ़ रहा था मैं और बहुत मेरे को ना बहुत लगा कि मैं आप लोग के साथ एक बार डिस्कस करूंगा। डायरेक्टली सप्लाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू एज योर इकोनॉमिक्स टीचर, नॉट सिलेबस। एक कैंटीन में, कॉलेज कैंटीन में एक कोक का वेंडिंग मशीन था। ऑन एन एवरेज दिन का 100 कोक बिकता था। दिस इज कोका कोला। सो एज पेप्सी व्हाट ही डिड, पेप्सी साइड बाय साइड एक लगा दिया। मैम ट्रू फॉल्स, ह्यूमन नेचर एज एन ऑब्जर्वेंट बोलता है कि सप्लाई मतलब सेल सॉरी गिरेगा कोक का। क्या रेशियो होगा, 50-50 हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा, 60-40 होगा, क्या होगा डिटरमाइन नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या हुआ मालूम है, कोक एंड पेप्सी दोनों का सेल बढ़ गया। The consumers have the option to choose now, so You know what the study revealed? The study revealed that earlier when it was only Coca-Cola, the question that the consumer was asking himself कि cold drink पीना है कि नहीं, and when he saw Coke and Pepsi together, Vanya, the question was asked that Coke पीना है कि Pepsi पीना है। नहीं, वो अलग स्टडी है। ये स्टडी में 1 कियोस्क ऑफ कोक एंड कभी होता नहीं है, तुम नोटिस करना शॉप्स में भी अगर तुम देखना कोका कोला का बैनर वाला है ना, जनरली वो लोग पेप्सी प्रोडक्ट्स नहीं रखता है। कुछ लोग रखते हैं, दोनों रखते हैं, पर पेप्सी प्रोडक्ट्स वाले कोका कोला को नहीं रखते क्योंकि उनका कुछ होता है नॉन कम्पीट के हिसाब से कि छोटे वेंडर्स को अलाउ नहीं करते वो लोग। ही इज आस्किंग कि दोनों एक ही मशीन में रहता तो तब स्प्लिट होता। क्यों? क्योंकि ऑप्शन है कि कोल्ड ड्रिंक पीना है कि नहीं। मैं अब आपको लग रहा होगा मैं ये क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो व्हेन आई वाज डूइंग दिस और रीडिंग दिस स्टडी ना, तो मेरे को लगा शायद कहीं ना कहीं मेरे पास भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ग्रोथ हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैं 2 ऑप्शन दे रहा था स्टूडेंट्स को। इट वाज नॉट कि ट्यूशन ज्वाइन करना है कि नहीं, इट वाज कि आरकेसी में अकाउंट्स लेना है कि इको लेना है। सो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस डिसीजन बन जा रहा था कि आरकेसी ज्वाइन करना है। अब वेदर अकाउंट ज्वाइन करें, इको ज्वाइन करें, दोनों ले, दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन। बट अगर क्योंकि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स रख देते हो यहाँ पे कोक और पेप्सी, तो अब कंज्यूमर का थॉट प्रोसेस कैसा हो जाता है कि मेरे को कोल्ड ड्रिंक नहीं, अब मेरे को चूज करना है मैं कौन सा कोल्ड ड्रिंक पीऊँ। दैट इज वाई यू विल सी दैट वेस्ट साइड के पास अपना स्टैंड अलोन है 22 कमैक स्ट्रीट में, लेकिन वो मॉल में भी सेम प्रोडक्ट्स बेचता है। वो साउथ सिटी में भी वो ऑप्शन देता है। जब पैंटलून्स होता है तो पैंटलून सिर्फ यूएमएम के प्रोडक्ट्स नहीं बेचता है, वो यूएमएम, ली, लीवाइस, एरो, एंड एरो का सेम शोरूम आपको साउथ सिटी में भी मिल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? वो ऑप्शन दे रहा है कि शर्ट लेने का ऑप्शन की जगह मैं कौन सा शर्ट लूं। विन विन तो पैंटलून का है, प्रोडक्ट तो वही बेच रहा है ना। आई एम श्योर दैट यू हैव रियलाइज्ड एंड अंडरस्टूड दैट शॉपर स्टॉप, पैंटलून्स, दे आर कीपिंग प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑल्सो। एग्जैक्टली। तो कस्टमर ये नहीं सोच रहा कि मैं शर्ट लेने जाऊं, कस्टमर सोच रहा है मैं पैंटलून में कौन सा ब्रांड लेने जाऊं। सो अगेन दिस, व्हाई इज इट रेलेवेंट? अगेन आप सोच सकते हैं कि पढ़ाई किसे कैसे है, सप्लाई का ही तो कहानी है। इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग अ प्रोडक्ट, इफ वी कैन सप्लाई 2 मल्टीपल प्रोडक्ट्स, वी चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर, दैट इट इज नॉट अबाउट बाइंग द प्रोडक्ट, इट इज अबाउट बाइंग विच प्रोडक्ट, वॉट एवर ही चूजेज, इट्स अ विन विन। आई एम एज हैप्पी एज देवरूप चूजिंग अकाउंट्स paying me 1500 और चिराग just taking economics and still paying me 1500। मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार, सोच कर देखो। जो 2200 दे रहा है वो तो और भी अच्छा है, पर मैं तो, मेरे लिए बेटर क्या हुआ कि देवरूप बोल रहा है कि मेरे को अगर आरकेसी ज्वाइन करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। सो ही इज नाउ थिंकिंग अबाउट 2 सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट, रादर देन ज्वाइनिंग आरकेसी और नॉट। मे बी ही डिडंट इवन नो कि मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं, दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी, ये कोई देखा ही नहीं।
पर मैं बोल रहा हूं इफ आई कॉन्स्टेंटली कीप मार्केटिंग बोथ द सब्जेक्ट्स, कि मैं दोनों पढ़ाता हूं, सो कहीं ना कहीं मैं सप्लाई अपना एक्सटेंड कर दे रहा हूं. I am trying to convince the consumer that the choice is not about taking tuition or not. The choice is about taking accounts tuition or economics tuition. And some are choosing both, and some are choosing just one. है ना? So that is what we are trying to gather here. So exception के अंदर कब बोलिए ना? हम लोग का स्कूल का कैंटीन सेम करता है. We have an option between appy and fruity. And then we have to choose कि अच्छा appy पीऊँ या fruity. तो आपका स्कूल स्मार्ट काम क्या कर रहा है? ये ऑप्शन नहीं दे रहा है. ये नहीं पूछने बोल रहा है आपको कि कोल्ड ड्रिंक पिएगा कि नहीं, या वो पिएगा कि नहीं. वो बोल रहा है एप्पी पिएगा कि तो हाँ, वो भी एक झमेला है एकदम. वो भी एक अलग स्टडी है. छोड़ यार, पीना ही नहीं है. वहां पे आ जाता है डिसीजन मेकिंग स्ट्रेस. कंज्यूमर बोलता है यार मैं इतना नहीं सोचूंगा. करेक्ट. वो डिसीजन मेकिंग में फालतू में घुसना ही नहीं है. सो दीज आर थिंग्स दैट मतलब मैं तो लास्ट बैच में बोला था, मैं लिंक नहीं भेज पाया. एक ना टेलीग्राम का चैनल है तो जिसका मैं मेंबर हूँ, मेरा चैनल नहीं है. वहाँ ना बहुत सॉलिड केस स्टडी आता है. यहाँ का नहीं, इंडिया का है ही नहीं वो ग्रुप, सिंगापुर का है. पर द काइंड ऑफ केस स्टडीज दे हैव ना, तो अगर आप बोलेंगे मैं आपको लिंक भेजूंगा, वो ज्वाइन हो जाएगा आप. इफ़ यू लाइक रीडिंग दीज थिंग्स. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर फालतू में मत देखो. लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है ना, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हैं जो आपकी एकेडमिक कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे. बट कमिंग बैक टू माई डिस्कशन, वान्या, डू यू रिमेंबर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड? आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील, वेबलन इफेक्ट, गिवन गुड्स, बहुत सारे थे. यहाँ 2 हैं, मात्र 2 है ना. पहला वाला जो था, अगर आपको याद हो, बात किए थे कि हम लोग नहीं किए थे. पहला वाला इज कॉल्ड वर्टिकल सप्लाई कर्व. आप लोग में से कोई इधर है, पीयूष को तो देख के लगता नहीं हमको, पर हो सकता है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, जो थोड़ा आर्टिस्टिक हो, थोड़ा सा पट बोले. हाँ, तेरा सब्जेक्ट आर्ट्स है तो कोई बताओ ना, कोई बड़ा पेंटर उंटर दुनिया का. देखो यार, हमको तो एक ही पता है, वो लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंजेलो, वैन गो, पिकासो, ये सब. तो हाँ, नहीं पुराना ही बात कर रहे हैं, वही लियोनार्डो डा विंची शायद. तो डा विंची का जो फेमस पेंटिंग है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज लास्ट सपर, फिर आपका ये मोनालिसा. ऑब्वियसली रेप्लिका बहुत है सर, ओरिजिनल एक ही है. अगर आप 15,000 करोड़ रुपया भी देने के लिए रेडी हो, प्राइस राइज कर दें, सप्लाई चेंज कर पाएंगे? और अगर आप 2 रुपया में भी ना खरीदें तो उसके साथ सप्लाई चेंज हो पाएगा? दुनिया में कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं. लिमिटेड एडिशन वॉचेस, लिमिटेड एडिशन कार, एक ही वो लोग बनाते ही 10 है सपोज कि इसको रिस्ट्रिक्टेड रखना है. रोल्स रॉयस का वन ऑफ द फीचर्स ही है, ये जानते हैं, द रोल्स रॉयस दैट यू बाय और you have to first give an interview for that and stuff like that. That is made to order. मतलब आपका स्पेसिफाइड सब कुछ आपके हिसाब से होगा. वो एनिमल में गलत नहीं दिखाया है कि वो यही कलर वाला चाहिए हमको, है ना. तो पॉइंट क्या है भैया? पॉइंट ये है कि देन सर्टन टाइम्स सप्लाई विल नॉट चेंज एट ऑल. प्राइस बढ़े गिरे, जैसे वन ऑफ द आई थिंक बिगर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डॉक्टर विजय माल्या वॉज, जब ऑक्शन हो रहा था तो गांधी जी के ग्लासेस ऑक्शन हुए थे और उन्होंने उनको ना बहुत हाई प्राइस पे खरीदा था. जब उनको गोली लगी थी, नथुराम गॉडसे ने जब उनको गोली मारी थी, तो ही वाज वेयरिंग हिज ग्लासेस एंड वो ग्लासेस मतलब वी हैड प्रिजर्व देम, सो इट वाज अप फॉर ऑक्शन. तो पूरी दुनिया से लोगों ने बिड किया था, पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज महात्मा गांधी वॉज नोन मतलब अ ग्लोबल फिगर. So everybody wanted to have that, and also टीपू सुल्तान का स्वॉर्ड, that is also with विजय माल्या. अब एक ही है यार, अब उसका दाम 2 रुपया हो कि 2,000 करोड़ हो, आप उसका सप्लाई चेंज नहीं कर पाएंगे. Certain things are fixed in quantity. Law of supply does not work on that. बुक में एक पॉइंट है जो मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता, लेकिन हो गया, आप लोग को 2 महीना हो गया मेरे साथ. मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि मैं कोई ऑथर नहीं हूँ, मैं कोई राइटर नहीं हूँ, मैंने कोई किताब नहीं लिखी है, तो मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता. मैटर करता है उस किताब का जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड बुक है.
भैया क्या है जिससे आप डिसएग्री करते हैं, ये बता दीजिए, हम लोग लिखेंगे कि वो एक्सेप्शन है। बुक में ना इन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चरल गुड्स का वर्टिकल सप्लाई कर्व होता है, कि एक बार जो फसल उग गई फिर आप उसका सप्लाई नहीं चेंज कर सकते। मैं नहीं मानता ये, क्योंकि आज जो हम वेयर हाउसिंग के ज़माने में हैं, हम लोग आज इंसान को प्रिजर्व कर लेते हैं, मरा डेड बॉडी को आप 100 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं आज। तो ये बोलना कि हम एग्रीकल्चरल गुड्स का सप्लाई नहीं चेंज कर सकते, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है। बट अगर कभी एग्जाम में ये पूछे कि एग्रीकल्चरल गुड्स क्या एक्सेप्शन है, आप बोलेंगे हाँ। बेसिकली व्हाट द आइडिया इज कि जितना, देखिए क्या होता है ना, आप तो पढ़े हैं, एक होता है क्या खारिफ सीजन और एक होता है, मतलब बेसिकली एक होता है उगाने का सीजन और एक होता है काटने का सीजन। हाँ, ज्योग्राफी नहीं यार, कॉमन सेंस है। तुम सोच रहा 6 महीना उगेगा, फिर 6 महीने बाद तुम उस फसल को काटेगा, अब पैसा आएगा ना, और जो आया है वही बेच पाएगा। तो वो लोग बोल रहे हैं कि एक बार जो उग गया कट गया, उसको फिर आप चेंज करने के लिए नया उगाना पड़ेगा। पर मैं क्या आपको जस्टिफाई कर रहा हूं कि जितना हम उगाते हैं, हम सारा सप्लाई तो करते भी नहीं है, हम तो वेयर हाउसिंग में रखते हैं। ये तब सच होता अगर हम 25-30 साल पुराने बातें कर रहे होते। जो उगाया बस वही पूरी सप्लाई करो बाजार में, नहीं बिका तो खराब हो गया। पर आज तो सर आप देखिए ना, हमको आप तो बिलीव करिए नहीं यार, अब तो सब वेयर हाउसिंग हो गया है। अब देखो ना, जैसे ओरिजिनली गोभी एक विंटर वेजिटेबल था, अब देख समर में हम कल ही खाए हैं। यू गेट इट ऑल 365 डेज अ ईयर। मैंगो आज से 2 महीना पहले ही मिलना चालू हो गया था। ये इस साल का फसल हो ही नहीं सकता, ये स्टोर्ड था, फ्रोजन था, अब वो लोग रिलीज कर रहा है। आप अब आएगा ना, जब बारिश पड़ता है, आप तो पढ़े होंगे मैंगो शावर होता है, तब जाके मैंगोज फिर गिरते हैं, राइप होते हैं, फिर खाते हैं। ये अब होगा, अब आएगा मेन इस साल का सप्लाई। हम तो भी पुराने वाले खा रहे थे। वाटरमेलन अब तो पूरा 365 ईयर्स नहीं मिलता, डेज ईयर नहीं मिलता है, पर वो तो सीजन स्पेसिफिक है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? However, in our exam, we are going to consider it an exception. Limited editions, rare commodities, manuscripts, rare paintings, ये सारे वर्टिकल सप्लाई कर्व है, इनकी सप्लाई है बढ़ाई नहीं जा सकती। हाँ, एग्जाम में मत लिख के आना, बस अपने सहूलियत के लिए लिख लो, पर वो मत लिख के आना पोकेमॉन कार्ड्स। सेकेंड लिखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। अब ये पढ़ाने के लिए हमको आप हमेशा जो एग्जाम्पल देते हैं ना, अपने भाई का देते हैं। सो मे बी यू नो और डोंट नो दैट आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड माई एल्डर ब्रदर इज अ सेलर, मतलब वो मर्चेंट नेवी में है। अब मर्चेंट नेवी में क्या होता है आप जानते हैं, मतलब वो लोग कोई मतलब आर्मी का पार्ट नहीं है। कंपनीज होती हैं जो कार्गो को यहाँ से वहाँ लेके जाती हैं, तो वो शिप पर रहते हैं और अभी वो चीफ ऑफिसर है। एंड आई डोंट नो इफ यू नो एनी शिपीज और नॉट, दे आर ह्यूजली एंड ह्यूमंगसली पेड, सॉलिड पैसा मिलता है लोग को। 6 महीना बाहर रहते हैं और बहुत ही मतलब डिफिकल्ट काम है। मतलब अगर हम आपको अपने भाई का शेड्यूल बताएं, मान लीजिए सुबह 6 बजे ड्यूटी स्टार्ट होता है, 6 बजे से 12 बजे तक उसको काम करना है, 12 बजे से नेक्स्ट शाम का 6 बजे तक छुट्टी है, तुमको जो करना है करो, फर्क नहीं पड़ता। पर फिर अब वापस 6 बजे शाम से रात के 12 बजे तक काम करना है, अब फिर 12 बजे से सुबह का 6 बजे तक तुमको सोना है, जगना है, टीवी देखना है, जो करना है, तुम्हारा छुट्टी है। एंड नो संडे, नो बर्थडे, नो बच्चा का बर्थडे, नो बीवी का बर्थडे, नो एनिवर्सरी, कुछ नहीं। 6 महीना आपको ये सेम रूटीन फॉलो करना है, अवे फ्रॉम फैमिली, एंड ऑल यू हैव इज एन ओशन। तो इट्स अ टफ जॉब। मैं ये क्यों आपको पहले बैकग्राउंड दे रहा हूं, क्योंकि आप फिर बोलोगे नहीं अम्बिशन फम्बिशन। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ ज़्यादा मेहनत वाला काम है। तो जहाँ मेहनत वाला काम होता है तो वहाँ पे एक चीज़ नोटिस की गई है। मैं आपको अपने भाई का स्टोरी बता रहा हूँ। सो इस कोर्स करने का तरीका क्या होता है कि आपको साइंस लेना होता है। तो मेरा भाई ना कभी भी उतना अकेडमिकली इंक्लाइंड नहीं था, उसको बचपन से पता था उसको यही करना है,
मतलब द मोस्ट क्लैरिटी ऑफ थॉट पर्सन आई नो इज माई ब्रदर। वो क्लास 8-9 में ही डिसाइड कर लिया था बक हमको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। तो हम पूछा फिर साइंस क्यों ले रहा है, बोलता है मर्चेंट नेवी में साइंस कंपलसरी है। तो बोर्ड में भी ना वो अगला दिन फिजिक्स एग्जाम था, नीचे शाम को 6 बजे क्रिकेट खेल रहा है, मस्त घूम रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ एग्जाम में 60% चाहिए। उसका आया उससे ज़्यादा ही, पर क्वालिफिकेशन के लिए 60% बोर्ड में आना चाहिए, और उसका आ गया। 3 साल का कोर्स है, वो जाके पढ़ाई किया। कुछ चेन्नई में इंस्टीट्यूट है, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके, वहाँ से उसका पहला जो जॉब लगा वो था डेक कैडेट का। अब डेक कैडेट की सैलरी है महीने की 25 से 30 हज़ार रुपये। मैं तब की बात कर रहा हूँ, अभी बढ़ गई होगी पता नहीं। 30,000 मंथली। वन्य वो साल में 9 महीना जाता था सेल करने, 6 नहीं 9, नॉन स्टॉप 9 महीना काम करता था। तो कितना पैसा कमा रहा है, 2,70,000 रुपया साल का। अब डेक कैडेट किया हुआ अराउंड 1 साल 1.5 साल 2 साल, क्योंकि उन लोगों का एक मिनिमम सेल टाइम होता है। उसके बाद उसका पहला प्रमोशन आया, जहाँ वो फर्स्ट प्रमोशन में वो बना 3rd ऑफिसर। अब जैसे ही वो 3rd ऑफिसर बना ना, उसका सैलरी बन गया लाख रुपया महीना। टू माई, हाँ बहुत बड़ा जंप है। तो वो क्या किया आप गैस करिए, वो 8 महीना सेल कर रहा है। 8 लाख रुपए महीना। बोला पहले मैं 270 ही कमा रहा था, अब तो मैं 8 लाख कमा रहा हूं। पर फंडामेंटली सोचिए, 8 महीना 1 लाख रुपया करके नहीं जाएगा, मेहनत है ना यार। आई वुड रैदर शिफ्ट टू लेजर। अगर आप बोलेंगे नहीं भैया अगर मैं होता उनकी जगह मैं 12 महीना जाता, हाँ संभव है, आपका एम्बिशन है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि इतना डिफिकल्ट काम है, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। पहले से तो 3 गुना ज़्यादा कमा रहा हूं, प्रॉब्लम क्या है। फिर उनकी सेकंड प्रमोशन हुई, 2nd ऑफिसर। अब 2nd ऑफिसर में जंप और भी बड़ा है, उनकी सैलरी हो गई 2.5 लाख रुपया महीना। अब हाँ, अब वो 6 महीना सेल करते हैं, क्योंकि 6 महीना इंटू 2.5 लाख अगर आप देखें तो लगभग 18 लाख रुपया हुआ, शायद नहीं 15 लाख रुपया, जो डबल है ना, डबल है ना, लगभग 90% है। फिर उनका एक और प्रमोशन हुआ, वो 1st ऑफिसर मतलब चीफ ऑफिसर बने, वो जंप और भी बड़ा था, वो 6 लाख रुपया महीना उनका सैलरी। अब वो लगभग 5 महीना काम कर रहे हैं, 30 लाख रुपया महीना साल का कमा रहे हैं 5 महीना जाके। अभी रिसेंटली उनका कैप्टन का एग्जाम है, जैसे ही वो कैप्टन बनेंगे उनकी सैलरी बनेगी 12 से 14 लाख रुपया महीना। और वो बोलते हैं कि वो लगभग 4 महीना के ऊपर नहीं जाएंगे, एंड नॉन टैक्सेबल, बिकॉज तो NRI है ना। पर मैं वही बता रहा हूं सर, उतना ही मेहनत है, उतना ही टफ है। फंडामेंटली सोचिए भव्या, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है मेरा भाई, सप्लाई ऑफ लेबर गिराते जा रहा है। बोल रहा है ह्यूमन साइकोलॉजी विद डिफिकल्ट फिजिकल लेबर इज दैट वी स्टार्ट सब्सटीट्यूटिंग वर्क फॉर लेजर। हमारी ये सोच में ये आएगा परिवर्तन। अब देखिए, ये नहीं बोला है कब आएगा। जैसे मैं आपको अपनी मम्मी का भी एग्जाम्पल दूं, जो आप लोग मेरी मम्मी से इंग्लिश पढ़ते हैं। मेरी मम्मी ना लास्ट 6-7 साल से संडे को पढ़ाना बंद कर दी है। लेकिन एक बार कभी बात बात में उनसे पूछना, वो संडे भी पढ़ाती थी मेरी तरह। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं 4 साल पहले तक, 5 साल पहले, कोविड के पहले तक संडे शाम को 6 बजे तक पढ़ाता था। अब आपको पता ही होगा शायद, मेरा लास्ट बैच 12:30 बजे होता है, आप लोग का 9:30 से 11, 11 से 12:30, 12:30 से मैं छुट्टी दे देता हूं। क्योंकि जैसे जैसे मैं एक लेवल ऑफ इनकम पे जाते जाऊंगा, मैं अपना लेबर का सप्लाई गिराते जाऊंगा। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी टू सब्सटीट्यूट वर्क फॉर लेजर। अब देखिए, आप बोल सकते हैं नहीं भैया मैं तो नहीं करता, हाँ हो सकता है, एक पॉइंट के बाद करेंगे आप, 100 करोड़ पहुंचने के बाद में भी। अम्बिशन कैन नॉट बी डिफाइंड बाय एनीवन, कि मेरा अम्बिशन ये अमाउंट पे है, उसका अम्बिशन ये अमाउंट पे है, वो हर आदमी के लिए अलग है, प्रायोरिटीज होती है। पर एक पॉइंट अचीव करने के बाद ह्यूमन साइकोलॉजी ये बोलता है कि लेबर सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई को नहीं फॉलो करेगा। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो कभी घर पे कोशिश करना। देवरूप, डू यू हैव डोमेस्टिक हेल्प एट होम? लेट्स से
आप उनको ना आर्ली बेसिस पे पेमेंट करते हैं, नॉट मंथली। लेट्स से वो आपके यहाँ 8 घंटा काम करती हैं और आप उनको 100 रुपया घंटा देते हैं, तो आप उनको दिन का कितना रुपया दे रहे हैं? एक दिन जस्ट ट्राई करना, बोला दीदी अपना सैलरी आस्ती के 200 रुपया पर घंटा, हम तेरे को लिख के दे रहा है, वो अगले दिन से 7 घंटे पे आ जाएगी। बोले कि बेसी पैसा आसছে काज कम करबो। 800 से ज्यादा हम 1400 कमा रहे हैं। एक्सेप्शंस भी होता है। हाँ, इसका भी एक्सेप्शन। अच्छा ठीक है, आप ये बोल रहा है नहीं ठीक है, 10 घंटे पे आ गए, लॉ ऑफ सप्लाई। कुछ टाइम पीरियड के बाद वो एक पॉइंट तो आएगा ना, दिन में तो है तो 24 घंटा। ऐसा तो नहीं होगा तुम बढ़ाते जाएगा, बोले दिन में हम 26 घंटा काम करेंगे, है ही तो 24। और वो 24 घंटा आपके लिए नहीं है, उसमें उसका फैमिली है, उसको सोना है, उसको खाना है, उसका अदर काम हो सकता है। पर ये जनरली अगर आप नोटिस करें इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फिजिकल लेबर, क्योंकि मेंटल लेबर का क्या है ना, मतलब मोर यू वर्क द मोर यू वांट टू वर्क, आई थिंक। So with let's say professionals, this might happen at a very later state, very later stage. मतलब अगर आप किसी को जानते हैं जो मतलब अपने प्राइम पर है, वो जितना घंटा अभी दे रहे हैं ना, अब देखना वो धीरे 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 वो नंबर ऑफ आवर्स को गिरा देंगे, नॉट बिकॉज वो बुढ़ा गए हैं, बिकॉज वो उतना लेवल ऑफ इनकम पे पहुंच गए हैं जहां वो कंफर्टेबल हो गए हैं। अच्छा ऑब्वियसली इसमें भी भैया एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन होता ही होगा, 100%। ह्यूमन साइकोलॉजी किसी का फिक्स तो है नहीं, हमेशा ऐसा होगा, इंसानों के साथ ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। मैं अगर भव्या को मारूंगा, हमेशा भव्या मेरे को वापस मारेगी, ये ज़रूरी नहीं है, वो उसके मूड पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, बोले ठीक है यार भैया है, कोई बात नहीं। स्पोर्ट्स ना प्रोफेशन नहीं है यार, प्रॉब्लम भैया। हाँ वहां पर आ जाता है सर, और आप नोटिस करना कम हो जाता है, देख कर ही रहा है एकदम, वेरी गुड एग्जांपल। पर आई वाज थिंकिंग यू वर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, समथिंग लाइक दैट। क्रिकेट में नहीं होता, क्योंकि सर वहां पे ना मतलब ही इज नॉट पेड आर्ली बेसिस, ही इज नॉट पेड फॉर अ क्रिकेट टू परफॉर्म। मैन ऑफ द मैच इज सेपरेट। मैच फीस तुमको तब भी मिलेगा अगर तुम 1 लाख रन बनाता है एक मैच में, या पहला बॉल में 0 हो जाता है, मैच फीस फिक्स्ड है तुम्हारा। जनरली वो पैसा इंडोर्समेंट से ज्यादा कमा रहा है वो लोग। आई एम टॉकिंग अबाउट द गेम, व्हाट ही इज सेइंग इज अ वेरी बिग एग्जांपल। तो जब आप फ्लॉयड मेवेदर को देखते हैं, या क्या नाम है उसका मेरा फेवरेट, कॉनर में क्या नाम है, वो देख नंबर ऑफ फाइट्स तो अब साल में एक भी नहीं कर रहा है। पहले अगर आप उसको फॉलो करते हो, वो हर 2 महीने में या 1 महीने में एक फाइट करता था, पैसा कम था। अब एक फाइट से इतना पैसा कमा, मतलब वो इतना पैसा कमा लिया था उसके साथ, खबीब के साथ, कि उसको अब खेलने का कोई नीड ही नहीं है। वो हारा था गेम, पर ही मेड मोर मनी देन खबीब। और प्लस उसका एक अल्कोहल ब्रांड है वेंचर वो। पर जनरली इफ यू सी, दिस इज अ बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व, ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ लेबर मार्केट्स। डज इट रिमाइंड यू ऑफ समथिंग इन डिमांड? इंफीरियर गुड्स। बस यहाँ एक्सेस पे देखिएगा, वी हैव वेज रेट हियर एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर। जैसे जैसे आपका वेज रेट बढ़ता जाएगा, देख पहले ना बढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली प्रमोशन हुआ काल थी के काजे आज बोना, पहले बढ़ेगा एज ही सेड। एक पॉइंट के बाद ना आप अपना लेबर को सब्सटीट्यूट करने लगते हैं लेजर के साथ, कि हाँ ठीक है यार, थोड़ा घर पे बैठते हैं, थोड़ा फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं, अच्छा खासा तो कमा ही रहे हैं। ये नहीं कि कम कर दो कमाई, इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, बढ़ेगा गति कम हो जाएगा। मतलब हम अपने लिए बता रहे हैं आपको, हमको लगता है जिस भूख से हम 100 से 200 पे गए थे, वो 200 से 300 पे जाने में मेरा कहीं ना कहीं एम्बिशन थोड़ा तो फुलफिल हुआ है। ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं कि मेरा 300 नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम हो जाए, 310 हो जाए तो भी ठीक है, 305 हो जाए, पहले से ज्यादा आना चाहिए। कि एक लेवल पहुंच गया ना, अब घर में कंगाली नहीं छाएगा, कि हाँ एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे तो पहुंच गए हैं,
वो मेंटेन रहे और एडिशनली थोड़ा आता रहे। सबका यही एक वो है ना कि बेसिक मेंटेन रहे एंड वी कीप ग्रोइंग। सो उसके लिए अगर आप वो थोड़ा सेक्रीफाइस भी कर दें, जैसे मैं किया ना इस बार, आई डिड नॉट टेक बीकॉम क्लासेस दिस ईयर। व्हाई? बिकॉज माई वाइफ इज वर्किंग एंड व्हेन शी इज एट वर्क आई नीड टू बी होम विद माई डॉटर। सो मैंने वो सेक्रीफाइस किया एंड इट्स अ रेवेन्यू ऑफ 60-70,000 रुपीज पर मंथ। मेरे बीकॉम में कम से कम 30-40 बच्चे आते हैं और 1500 रुपये वही कहानी सेम। तो मैंने भी सेक्रीफाइस किया महीना का 60-70 हज़ार रुपया कि ठीक है जान दे यार, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। एडिशनल 40 जा रहा है ना, 50 जा रहा है, नॉर्मल तो आ ही रहा है। दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, दैट द मोर यू स्टार्ट टू अर्न, द लेसर यू स्टार्ट टू सप्लाई योर लेबर। वॉट डू यू थिंक मिस्टर अंबानी गोज टू वर्क एवरी डे? द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वर्क्स द लीस्ट। They are not paid for working, they are paid for management, they are paid for responsibility. कुछ रॉन्ग होता है, सोचिए अगर कैडबरी में कीड़ा निकलता है, किस फैक्ट्री में निकलना, कौन सा लेबर है, कोई नहीं पूछेगा, सीधा सीओई का कॉलर पकड़ेगा, तुम्हारा गलती है। बोला भाई हम तो यूके में थे, पकड़ा कनाडा में गया था, डजेंट मैटर, यू आर द टॉप बॉस। दैट इज वाई यू आर बीइंग पेड फॉर दिस रिस्क, फॉर दिस मैनेजमेंट। जो एम्प्लॉय है उसको कोई जानेगा भी नहीं कि किसका गलती था, किसका। इंडिया हारता है गाली नहीं पड़ता है किसी और को, किसको? कैप्टन को गाली पड़ता है। और जिताने पे भी नहीं बोला है गौतम गंभीर रन बना के जिताया था, धोनी जिताया था। यू विन एज अ कैप्टन, यू लूज ऑल्सो एज अ कैप्टन। योर टीम इज गोइंग टू स्टिल ब्लेम यू। भाई तुम, यू आर लीडिंग अस ना। आज इंडिया में फ्रॉड हो रहा है, कौन कर रहा है फ्रॉड? विजय माल्या, नीरव मोदी। गाली आप दे रहे हैं मोदी को, नरेंद्र मोदी को, कि तुम चोरी करवा रहा है। बोला अबे हमसे तो ना लोन लिया था, एसबीआई से लिया था, तुम्हारे ही लीडरशिप में लिया था ना। सो हायर मैनेजमेंट इज नॉट पेड फॉर वर्क डन। ट्रू फॉल्स भव्या? द डोमेस्टिक हेल्प एट योर होम इज एक्चुअली डूइंग मोर वर्क देन मी। अगर खटनी का बात करें, वो मेरे से ज्यादा खटते हैं। But it's not about that. It is not about the number of hours that you put in. That is what the labor supply curve is trying to explain. चलेगा? दो ही exception है, unlike demand. The next discussion that we need to do is called time period and supply. प्राची, राइट? अगर मैं आपको बोलूं मैम कल बोर्ड है, कल जस्ट टुमारो, बताइए क्या क्या चेंजेस कर पाएंगे आप अपनी पढ़ाई में? कितना? हाउ सिग्निफिकेंटली कैन यू प्रिपेयर फॉर टुमारो? मेरा सवाल समझने की कोशिश करिए, डायरेक्टली पूछ रहा हूं, इग्नोर माय लैंग्वेज। फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं कर पाएंगे आप। कल बोर्ड है भाई, आपको 22 का 22 चैप्टर का नाम नहीं पता अभी, इंडेक्स करने में आपको 3 घंटा लग जाएगा कि भाई पहले देखे तो क्या क्या है। तीसरे चौथे चैप्टर पे हो, मैक्रो का एम नहीं आता, कल बोर्ड देने के मतलब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम आपकी जगह होते ना, हम हनुमान चालीसा पढ़ते, इको नहीं पढ़ते। कैसे? कुछ नहीं कर सकते यार आप कल। लाइफ में आप कभी कभी ऐसा होता है ना जहां पर आप यू आर सो हेल्पलेस कि अब आप नहीं कर सकते, कुछ हो गया है, अब क्या कर सकते हैं। किस किस को इंडिया का मैच याद आ रहा है? रोहित शर्मा आउट हुआ ना, मतलब मेरा लाइफ में पहला बार हम ऐसा काम किया ना, आई एम वेरी अशेम्ड ऑफ इट, प्लीज डोंट थिंक आई एम बोस्टिंग और एनीथिंग। आई थ्रू माई रिमोट ऑन माई टीवी और मेरा टीवी टूट गया। आई एम एब्सोल्युटली अशेम्ड ऑफ दैट। पर वो इंस्टिंक्ट, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था, इतना हेल्पलेस फील कर रहे थे हम, क्योंकि हमको मालूम था अब खत्म है। एंड देन वी कॉन्स्टेंटली वेंट डाउन हिल। फिर एक लेवल के बाद आरसीबी सपोर्टर, कोई चांस ही नहीं हम लोग का क्वालिफाई करने का। हाँ, हम लोग अभी कोई चांस ही नहीं, हम लोग हेल्पलेस है। वो भी पता है कितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, नहीं होगा। यू कैनॉट चेंज दिस। बोल रहा है कि मान लो तुम इस सिचुएशन पे हो जहां तुम सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते, दैट पीरियड इज कॉल्ड मार्केट पीरियड। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं जो मैंने हमेशा दिया है। दिस वॉज व्हेन आई हैड गॉन टू
कालीघाट टेम्पल विद माई मॉम। तो आप देखेंगे ना, जब आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ बाहर वो फ्लावर वावर लेके बैठे रहते हैं वो लोग माला का। तो मेरी मम्मी को 6 माला चाहिए था, एंड माई मॉम वॉज रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर दैट, क्योंकि वो मन्नत मांगी थी और वो मन्नत पूरा हुआ था। तो हम लोग गए थे, तो वहाँ पे 6 माला या संभव के आसपास कुछ चाहिए था, उसके बाद एक ही था। मेरी मम्मी उसको ऑफर की, আমি एक माला और 500 টাকা देव, अरेंज करे दी। वो नहीं कर पाया। बोला कहाँ से लाए भाई, उगाए हैं, है ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे, तुम जो पैसा देना है दे दो, तुम सप्लाई नहीं चेंज कर सकते। उस समय पीरियड को बोला जाता है मार्केट पीरियड, वेयर द सप्लाई इज एब्सोल्युटली इनइलास्टिक, नहीं चेंज कर पाएंगे आप। लेकिन यहीं पे भव्य हम आपको बोले कि नहीं नहीं, कल नहीं, 3 महीना बाद बोर्ड्स है, थोड़ा बहुत चेंज हो पाएगा कि नहीं। दैट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट रन। तो सप्लाई कैसा होगा, इलास्टिक, लिटिल बिट इलास्टिक, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। लिटिल बिट इनइलास्टिक आप तो पढ़े हैं देवरूप और अच्छा पढ़ते हैं आप। फ्लैट होता है इलास्टिक शायद, और स्टीप होता है इनइलास्टिक। तो सप्लाई कर्व कैसा होना चाहिए, फ्लैट की स्टीप, स्टीपिश या फ्लैटिश, दोनों में से एक है। आपका चेंज बहुत कर पाओगे कि थोड़ा बहुत कर पाओगे, तो स्टीपिश होगा। लेकिन अगर हम बोले मैम 1 साल बाद बोर्ड्स है, अरे भैया देखिएगा श्री श्री एकेडमी में आप पोस्ट करेंगे मेरा नाम, इंस्टाग्राम पे जैसे आप डाले जा रहे हैं वैसे लिखेंगे आप वान्या श्री श्री एकेडमी टॉपर, चीर फाड़ कर देंगे पूरा। सप्लाई कैसा होगा, रिलेटिवली इलास्टिक, थोड़ा फ्लैटिश होगा। इन तीनों को बुक में उन्होंने एक साथ दिखाया, घबराने का कोई बात नहीं है। ये कौन सा हो गया, सप्लाई इन मार्केट पीरियड। प्रचितेश ये स्टीप वाला है, सप्लाई इन द शॉर्ट रन, और एक इन्होंने बनाया थोड़ा सा फ्लैट टाइप का, सप्लाई इन द लॉन्ग रन। ये भैया डायग्राम है किस चीज का, टाइम पीरियड एंड सप्लाई, कि समय अनुसार आप सप्लाई में चेंजेस कैसे कर सकते हैं। भैया एक समय अनुसार ऐसा है जहां आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज। मतलब हम आपको बताएं, सच बोल रहे हैं, अगर कोई बच्चा मेरे को अक्टूबर के बाद ज्वाइन करता है ना, हम तो लेते ही नहीं है। मतलब अनलेस वो मतलब बहुत पीछे पड़ गया हो, या जान पहचान से हो, या मतलब किसी का रिश्तेदार निकल गया हो, हम मना कर देते हैं, क्योंकि हमको मालूम है व्हाट आई एम टेकिंग। आई एम नॉट गोइंग टू बी टीचिंग फ्रॉम नवंबर, आई विल हैव टू मेक अप अप्रैल टू मार्च, फ्रॉम 11 नहीं 12 का बोल रहे हैं, हम लेते ही नहीं 12 में अक्टूबर के बाद, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि हमको सब कुछ कराना होगा यार। वो 6 महीना में संभव नहीं है मेरे लिए, मैं नहीं लेता, सप्लाई 0, मैं कराऊंगा ही नहीं। लेकिन सच में मैं नवंबर महीने में एक क्रैश कोर्स कराता हूं। अब वो क्रैश कोर्स उतना इफेक्टिव है कि नहीं नहीं पता, पर बहुत लोग लेते हैं। फीस इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, नवंबर दिसंबर जैन 3 मंथ्स का आई टेक अराउंड 9,000 रुपीज, बेसिकली 3,000 पर मंथ, डबल फीस है आपका। बट हाँ, पूरा एक बार में देना होता है। एंड आई फिनिश द सिलेबस विद एक्स्ट्रा क्लासेस एंड एवरीथिंग इन 3 मंथ्स। अब वो कितना इफेक्टिव है नहीं है, पैसा गजब का आता है ना। वो बच्चा लोग जो होता है ना लास्ट मोमेंट में पढ़ने वाला लोग, लगता है कहीं तो चाहे ट्यूशन ले, सिलेबस हो जाएगा, तो हम सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं 3 मंथ्स में। और उसके लिए वही हफ्ते में 4 दिन क्लास होता है, भगाना पड़ता है बच्चा को, और सम करो और डायग्राम बनाओ। तो होता तो है, सप्लाई शॉर्ट रन है, बहुत नहीं आते हैं, बहुत बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा सकते हम। और अगर हम बोले नहीं नया साल का एनरोलमेंट है, एक पूरा 12 महीना बचा हुआ है, तब तो सप्लाई लॉन्ग रन में है, हम बहुत सप्लाई चेंज कर सकते हैं, नया नया बैच बना सकते हैं, डे 1 डे 2 का 6 ऑप्शन दे दें, दैट इज अप टू मी। तो इन द शॉर्ट रन सप्लाई इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, इन द लॉन्ग रन सप्लाई इज रिलेटिवली इलास्टिक, इन द मार्केट पीरियड सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। चलेगा, ये डायग्राम बना लीजिए। अलग अलग भी बनाइएगा, तीनों एक साथ भी बनाइएगा। चेंज कर दें,
नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा, अच्छा नहीं सॉरी, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। मतलब आई एम होपिंग कि आप सारे बच्चे मेरे साथ डिमांड कर चुके हैं, और डिमांड में भी मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट था। मूवमेंट किसकी वजह से होता था और शिफ्ट, तो रीजन नंबर मतलब डिफरेंस नंबर 1, रीजन मूवमेंट इज ड्यू टू प्राइस, मान्य शिफ्ट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स बट प्राइस। प्राइस को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। शेष याद है कि भूल चुका है? मुंह तो देख के लग रहा है भूल गया है। डिटर्मिनेंट्स में 2 पार्ट होते हैं, प्राइस और अदर फैक्टर्स। जब प्राइस की वजह से चेंज होता है तो हम लोग उसको अलोंग द डिमांड कर्व या अलोंग इस बार सप्लाई कर्व बोलते हैं, और जब पूरा का पूरा नया डिमांड या सप्लाई कर्व ही शिफ्ट हो जाता है राइट में या लेफ्ट में, वो अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। सो वही सेम डिफरेंस है। तो प्राची याद है, नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और उस उधर याद है क्या बोलेंगे, चेंज इन सप्लाई। याद दिलाता हूं, डिमांड में भी सेम था। अगर प्राइस में परिवर्तन हो रहा होता था ना तो हम लोग बोलते थे क्यूडी में चेंज हुआ है, और जब डिमांड में चेंज होता है इसका मतलब पक्का अदर फैक्टर चेंज हुआ है। तो सिमिलरली जब मान लीजिए गोल्स ऑफ द फर्म बदल गया, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ गया, बाढ़ आ गई, पॉजिटिव नेचुरल फैक्टर्स हो गए, दाम सेम है, सम अदर फैक्टर चेंज्ड, वी विल से सप्लाई हैज चेंज्ड। बोला नहीं सब अदर फैक्टर कांस्टेंट है यार, आपने फीस बढ़ा दी। सो हम बोलेंगे नहीं नहीं, क्वांटिटी सप्लाइड हैज चेंज्ड। सो जब 2 इकोनॉमिस्ट बात करेंगे, सप्लाई का चेंज और क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज में अंतर होगा। इंग्लिश में दोनों सेम है। मतलब नॉर्मली अगर आप किसी नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट के पूछेंगे कि सप्लाई में और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या चेंज होता है, वो बोलेगा कुछ नहीं होता, सेम होता है। लेकिन एक इकोनॉमिक स्टूडेंट से अगर आप पूछेंगे कि क्वांटिटी में और डिमांड में क्या परिवर्तन है, बोलता है क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंज ओनली व्हेन प्राइसेस आर चेंज्ड, एंड डिमांड इज चेंज मे बी बिकॉज वी अर्न मोर नाउ, maybe because there is a negative taste and preference, I'm not buying it. It's not because it became expensive. आप मेरा ट्यूशन छोड़ दें क्योंकि मैंने फीस बढ़ा दी, that is change in quantity demanded. आप मेरा ट्यूशन छोड़ दें क्योंकि मेरी फीस सेम है पर मेरा मुंह आपको पसंद नहीं है, that is change in demand. वो मेरे हाथ में थोड़ी ना, वो आपका अदर फैक्टर है भाई, that is not concerned. इसके टाइप्स याद है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, जो भी आप बोलते हैं, और इधर इंक्रीज डिक्रीज, जो मेन सही है, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड भी होता है, बोलते हैं इंक्रीज डिक्रीज है। अब देखो किसी का भी अंग्रेजी ठीक है ना, बोलेगा भैया कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज होना तो सेम होता है। नहीं यार, इकोनॉमिक्स में नहीं। इकोनॉमिक्स में अगर आप कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं इसका मतलब प्राइस की वजह से हुआ है, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं नहीं आपका सप्लाई डिक्रीज हुआ है तो भाई दाम सेम था, मे बी फसल नहीं होगी, मे बी समथिंग अदर थिंग हैपेंड। अग्रीड? फोर्थ वुड बी द डायग्राम। इस बार सप्लाई कर ऊपर की तरफ जाएगा, राइट, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। मान्या, ये प्राइस था, ये क्वांटिटी था, दाम बढ़ गया मैम। ये जो आप A टू B का अपवर्ड मूवमेंट देख रहे हो, ये अपवर्ड मूवमेंट डिमांड में ना कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता था। अगर आपको याद हो, डिमांड में प्राची इनवर्स रिलेशनशिप होता है, दाम बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है। यहां अपवर्ड मूवमेंट जो है वो एक्सटेंशन है, उल्टा है यहां। एंड देवरूप अगर सोचिए दाम गिर जाता है हमारा तो एक डाउनवर्ड मूवमेंट क्रिएट होता है A टू C पे। ये डाउनवर्ड मूवमेंट इस बार कॉन्ट्रैक्शन है, और अगर आपको डिमांड याद हो, अ डाउनवर्ड मूवमेंट लेड टू एन एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इन डिमांड बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस कमने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, लेकिन सप्लाई का एक पॉजिटिव रिलेशन है। एन अपवर्ड मूवमेंट विल क्रिएट एक्सटेंशन एंड अ डाउनवर्ड मूवमेंट विल क्रिएट कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, शिफ्ट दोनों में सेम है, राइटवर्ड इंक्रीज होता है
तो S to S1 is increase, but let's say S to S2 to the left is decrease. चलेगा भैया, डिमांड वाला ही है, सेम ही है, बस हाँ थोड़ा डायरेक्शन अलग हो गया. वहाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, और ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है. और अगर आपको इन दोनों में कोई फर्क नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले आप एक काम में करिए, डॉक्टर को दिखाइए. बोल रहे नहीं दोनों तो सेम ही लग रहा है. कैसे सेम लग रहा है यार? ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है. कहाँ से सेम है दोनों भाई? एक बढ़िया आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ, और अगर वो बोले तुम्हारी आंखें ठीक है तो फिर किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाने का प्रयोजन करो. नेक्स्ट हेडिंग दीजिए प्लीज. हो गया कॉपी वन्या? ले लीजिए आराम से 2 मिनट. नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सेम एग्जांपल यार, मैं अगर आपको थप्पड़ मारूंगा 5 रिएक्शन आ सकते हैं. सपोज मैं प्राची को थप्पड़ मारता हूं, 6 थप्पड़. प्राची बोलती कोई बात नहीं, मार लीजिए भैया, नो रिएक्शन, परफेक्टली इनइलास्टिक. मैं भव्या को बस ऐसे टच किया, भव्या चाकू लाई और मेरा गर्दन काट दी, परफेक्टली इलास्टिक. मैं वान्या को 6 थप्पड़ मारा, वान्या वापस एग्जैक्टली 6 थप्पड़ मारी, यूनिटरी इलास्टिक. मैं चिराग को 6 थप्पड़ मारा, चिराग मेरे को 5 थप्पड़ मारता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक. मैं देवरूप को 6 थप्पड़ मारा, मेरे को 12 थप्पड़ मारता है. जब रिएक्शन रीजन से ज़्यादा होगा वो इलास्टिक होगा. इलास्टिक का मतलब ही सेंसिटिव होता है. Whenever there is a sensitivity to anything, basically we say it is reactive. है ना? किसी को आप बोलते होंगे यार इसका मजाक मत करो, बहुत सेंसिटिव है, सुना होगा आपने. मीनिंग क्या है इसका? रिएक्ट करेगा, रोने लगेगा, चिढ़ जाएगा, बात नहीं करेगा तुमसे 7-8 दिन, है ना? दे आर वेरी सेंसिटिव, मतलब दे आर वेरी रिएक्टिव. और उल्टा क्या है? वो मोटा चमड़ी है, उसको कुछ भी बोलो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है. सुने होंगे, बोला होगा ना, शब्द बोला होगा, पता नहीं कितना ढीठ है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता है. मतलब कितना भी इज्जत कर लो, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो कुछ भी बोल दो. हम वो ढीठ वाले लोग हैं. मतलब हमको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूँ कि जिस स्कूल से मैं आया हूँ ना, कोई मेरे को गाली देता था जब भी, मैं ना हंस देता था. मैं जेन्युइनली हंस देता था. कोई मेरे को गाली दे रहा है, आई यूज्ड टू लाफ. ठीक है, बोल रहा है हमको क्या है, एब्सोल्युटली नॉन रिएक्टिव. मेरे को एक्चुअली थोड़ा ना, मतलब सच बता, आप जज कर सकते हैं, जब गाली देता था ना फनी लगता था. अच्छा ऐसा भी होता है क्या? ये रिश्तेदार तो मेरा है ही नहीं. जब कोई बोल रहा है, कोई ऐसा रिश्तेदार पे गाली दे रहा है, बोला नहीं मेरा है ही नहीं, पापा की कोई बहन ही नहीं है, तो अब हाउ डू यू, मतलब इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूं मैं गाली. तो मैं रिएक्टिव ही नहीं था. पर मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो थोड़ा सनकी है. मतलब ऑल माई स्कूल लाइफ इट हैज बीन ट्राइंग टू कंट्रोल हिम फॉर द बोथ ऑफ अस. अपने गाली पे तो वो रिएक्ट करता ही था, मैं गाली खाता था उसमें भी लड़ लेता था. मैं हंस रहा हूं, उसको फर्क पड़ता था, नहीं ऐसे कैसे बोल दिया. अबे जान दे यार, कोई कुछ भी बोल देगा, वो थोड़ी ना जाएगा. जब झगड़ा खत्म हो जाता था ना, सच बता रहे, ट्रू स्टोरी है, जब झगड़ा खत्म हो जाता था, कोई गाली दिया हमको, वो चिढ़ गया, लड़ाई करने लग गया, मैं उसको रोका, बोला रुक 2 दिन रुक जा. 2 दिन बाद सब नॉर्मल हो गया, कि दोस्तों में तो नॉर्मल हो जाता है. तो मैं बोला सुन ना एक बात, बोल कि आज रात को तेरे पास 15,000 करोड़ रुपये आएगा. वो बोलता था, देखा आज नहीं आएगा. तो उसके गाली देने से जब बात सच नहीं हो रहा है, 15,000 करोड़ रुपये भी तो बात सच नहीं हो रहा है, तो फालतू में रिएक्ट क्यों कर रहा है? कुछ चीज में आप रिएक्शन ज्यादा दे देंगे. सपोज अगर वान्या आपको स्कूल में कोई गधा बोलता है, ऑप्शन नंबर 1, आप उसको गधा बोलिए, यूनिटरी इलास्टिक. कोई आपको गधा बोलता है, आप उसको कुछ नहीं बोलते, ऐसे खड़े हैं आप, परफेक्टली इनइलास्टिक. कोई आपको गधा बोलता है, आप उसको मतलब
खानदान ही खत्म कर देते हैं उसका, मतलब कुछ छोड़े ही नहीं आप, तो आप कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिए। परफेक्टली इलास्टिक। कोई गधा बोल रहा है, आप उसके साथ गधा, स्टूपिड, उल्लू, बेवकूफ, नॉर्मल गाली दे रहे हैं। नो फैमिली पीपल इन्वॉल्व एंड नो बॉडी पार्ट ऑफ फैमिली पीपल इन्वॉल्व, है ना। गाली का ना एक सिंपल रूल समझे हम, इफ यू एवर वांट टू, देखिए हम तो गाली देते नहीं है, पर हम स्टडीड ऑन इट, हम बहुत हमारे रिसर्च किए हैं इस पे, सच में बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इट इज बेसिकली रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय बॉडी पार्ट को। अब वो रिलेटिव का कुछ भी आप प्रपोर्शन निकाल लो, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, डॉट, मतलब कुछ भी है, अनलिमिटेड रिलेटिव्स है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है कि रिलेटिव का कॉम्बिनेशन आपको देखना है बॉडी पार्ट से, बन गया गाली। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम जेन्युइनली बोलते हैं, अगर हम देते ना, मतलब दुनिया तबाह कर देते हम इतना रिसर्च कर चुके हैं। और ये बस हिंदी में होता है। हाँ, ये ऐसा गाली बस हिंदी में। नहीं सर, मेरा जो जात है ना, छोड़ ही दे भाई। ऐसा रिलेटिव नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं होता है जो गाली में होता है। और कुछ तो बॉडी पार्ट हमको गाली से फिर पता चला, वो बॉडी पार्ट एग्जिस्ट करता था, हमको नहीं पता था। नहीं है, ट्रू नहीं है, हिंदी में होता होगा, पर पंजाबी बहुत ही ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा गाली है। नहीं, प्यार से बात करेगा ना तो को प्यार लगेगा, लेकिन जब गाली देगा तो तेरे को समझ में आएगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। और कई बार तो गाली ही प्यार से देता है। बोला गुस्सा क्यों हो रहा है, प्यार से बोल रहे थे। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में रिएक्शन बहुत मैटर करता है यार। एंड आपके लिए एक क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचें, डिमांड मेरा समझ में आता है कि भैया दाम बढ़ा चॉकलेट का और दाम बढ़ा टूथपेस्ट का, ऑब्वियसली हम सेम रिएक्शन नहीं देंगे, टूथपेस्ट उतना ही खरीदेंगे लगभग, लेकिन चॉकलेट में भी हम बहुत ज़्यादा खरीद लें। सप्लाई में रेलेवेंट क्यों है? तो हमेशा हम यही एग्जाम्पल देते आए हैं। तो लेट्स टेक अस एग्जाम्पल ऑफ माई इंडस्ट्री। सो लेट्स टेक अ educational institute which is way bigger than me, let's say Byju's or Akash, and I am RKC, very small mid-size firm, huge, humongous, or an academy, let's say, and take someone smaller than me, or let's say if one of you are taking private coaching, आप में से कोई भी सब्जेक्ट का, मैथ, अकाउंट्स, कोई प्राइवेट कोचिंग लेता है, कहाँ मैम, नाम क्या है उनका, मिस्टर ए। कोई कारणों की वजह से इमेजिन करिए बायजूस की फीस 2000 है पर मंथ, मेरी फीस 1500 है, एंड सर की फीस क्या है, थोड़ा हायर होता है जनरली, 4000 पकड़ लेते हैं। 3-4,000 तो मिनिमम है मैथ के लिए यार, कुछ तो 6-7 भी दे रहे हैं, है ना। तो हुआ क्या, अब इनका फीस बढ़ गया सबका, देवरूप दिस बिकम्स 2200, 10% सबका बढ़ा है। मेरा हो गया 1650 और सर 4400 पे चले गए। When the fees is 2000, think about it. Byju's wanted to teach maybe 1 lakh students. When the fees was 1500, I wanted to teach 350 students. And sir, because he's on a individual level, he's only teaching 50 students or wanting to teach only 50 students. Think about it, if the price rises, who will be able to make the maximum change? कितना कर लेगा? Who has the possibility of expansion here? Not necessarily supply ज़्यादा है, possibility of expansion है उसके पास। आज अगर एक फर्म है like Spencer's और एक नॉर्मल रास्ते वाला वेंडर, नहीं देख लॉयल कस्टमर का बात तब उठता पीयूष अगर कौन कितने खरीदने आ रहे हैं, वो मैं सवाल पूछता आपसे। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, ज़्यादा बेचना कौन चाहेगा, बिकता कितना है वो नहीं पूछ रहा हूँ। हु वुड वॉन्ट टू इंक्रीज देयर सप्लाई मोर, दिस गाय हियर, देन मी एंड देन मिस्टर ए।
स्पेंसर के कंपैरिजन में एक नॉर्मल छोटी सी दुकान है, प्याज का दाम बढ़ जाता है, अपना सप्लाई ड्रास्टिकली कौन चेंज कर पाएगा? सप्लाई, पर डिमांड नहीं, सप्लाई। स्पेंसर्स वेयर हाउस ज़्यादा है, स्टोरेज फैसिलिटी ज़्यादा है। सो सप्लाई आपको ये भी चीज़ सिखाता है कि रिस्पॉन्सिवनेस क्वांटिटी सप्लाइड का क्या होगा दाम बढ़ने पर। हमारे सिलेबस से ना फालतू में इसको एक्सक्लूड कर दिया, फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपके स्कोप में नहीं है। फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, पर फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोला नहीं करना होगा आपको, पर बुक में है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, सोचिए अगर कोई इंसान है जो रिस्क अवर्स है, रिस्क अवर्स का मतलब समझते हैं, रिस्क नहीं उठाता है, और दूसरा एक दबंग टाइप का है, दाम बढ़ गया, हो जाएगा ऑल इन, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। और दूसरा आदमी क्या होगा, बोले नहीं नहीं यार थोड़ा अभी बढ़ाते हैं, बाद में बात का देखेंगे। सॉरी, नहीं कोई प्राइस रिलेटेड एक्सपेक्टेड नहीं है, दाम बढ़ा है। फॉर इट टू बी इलास्टिसिटी देयर इज नॉट एक्सपेक्टेशन रौनक, प्राइस एक्चुअली चेंजेस, प्राइस बढ़ा। वो अपॉर्चुनिटी पे जंप करके वान ने अपना घर बेच दी और बोली हम सारा माल बेचेंगे, बिकॉज शी इज अ पर्सन हु इज प्रो रिस्क, वो रिस्क उठाने के लिए डर नहीं रही है। लेकिन यहां पर मैं हूं जो बहुत भीतू हूं, सपोज डरपोक हूं, और अचानक से मेरे को दाम बढ़ता हुआ दिखता है, हाँ मैं थोड़ा बहुत सप्लाई चेंज करूंगा पर मैं घर वर नहीं बेचूंगा। माई सप्लाई विल चेंज बट नॉट एज मच एज वान्या, बिकॉज शी इज अ रिस्क टेकर, आई एम अ रिस्क अवर्स पर्सन। If she has a possibility of expansion and I don't, and prices rise, she will be able to supply more than me. Agreed? So whenever we will be doing supply, वही 5 मैग्नीट्यूड्स ऑफ सप्लाई होगा। सबसे पहले अगर आपको याद हो, परफेक्टली इनइलास्टिक, सर अगर प्राइस कम होता है तो सप्लाई गिरा देंगे, लॉ ऑफ सप्लाई तो काम करेगा ही, पर ज्यादा कौन गिरा पाएगा? जो होल्ड करके रखा है, मतलब जितना बड़ा फर्म है, 50 वाला कुछ नहीं कर सकता, छोटा वाला क्या कर पाएगा बेचारा, उसको घर भी तो चलाना है। छोटा दुकानदार है, वो क्या बोलेगा हम नहीं बेचेंगे, बाद में बेचेंगे, नहीं उसको मिनिमम क्वांटिटीज तो बेचना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंज कर पाएगा। और बताए स्पेंसर क्या बोलेगा, माल रोक दे, दाम बढ़ने दे फिर बेचेंगे, और बाकी क्वांटिटीज है उसके पास ऑल ऑल्टरनेटिव्स है, वो लॉस सह सकता है, बाद में मेकअप कर पाएगा, छोटा रिटेलर नहीं कर पाएगा। हाँ ये हमेशा बोलता है, अभी तो बात कर रहे थे ना कोक पेप्सी वाला। सो परफेक्टली इनइलास्टिक का सप्लाई कर्व कैसा होगा मान्य भैया, वही जो डिमांड में था, ES इक्वल टू 0, ES इक्वल टू 0। ये कौन सा वाला था? परफेक्टली इलास्टिक, ES इक्वल टू इंफिनिटी। प्रचितीश मेरे को पता है डिमांड में यूनिटरी कैसे दिखाता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोली से। यहां नहीं कर पाएंगे क्यों? क्योंकि सप्लाई का अपवर्ड चाहिए। एक तो ज्योमेट्री का हेल्प से बताओ कोई ऐसा कर्व जो दोनों बैक एक्सिस को इक्वली बाइसेक्ट करे, कोई डिग्री कर्व, 45 डिग्री लाइन। 45 डिग्री लाइन का बचपन में काम ही यही होता था पेशर, पता है, हर बार किसी चीज को तोड़ना होता था ना। 90 का हाफ होता है 45। बेसिकली कोई भी लीनियर कर्व ओरिजिन से चालू करा देना। हाँ बस उसको ऐसा नीचे मत रखना ताकि ये भी लीनियर ही है, ऐसा रखना कि मिड पॉइंट से जा रहा हो और लगे कि वो दोनों हाफ को इक्वली बाइसेक्ट करे। ये बन जाएगा ES इक्वल टू 1। फ्लैट की स्टीप फॉर ES ग्रेटर देन 1। चिराग, फ्लैट की स्टीप चलो देख लेते हैं। ये ज्यादा एक्सिस क्या कवर कर रहा है, ये प्राइस का कि क्वांटिटी का? पर अपने को तो क्वांटिटी को जिताना है, तो स्टीप की फ्लैट, तो ES ग्रेटर देन 1 फ्लैट होगा। डिमांड में भी तो सेम, फ्लैटर द कर्व हायर द इलास्टिसिटी, स्टीपर द कर्व लेसर द इलास्टिसिटी। और यहां स्टीप की फ्लैट, अभी तो बनाया फ्लैट।
ES लेस देन 1। ये पांचों डायग्राम बना के नक्की करिए, आज इतना ही करेंगे। बना लिया, वेरी गुड। कल सप्लाई कंप्लीट हो जाएगा, डे 4 है, यही टाइमिंग है 11 बजे।